नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं सिराज हुसैन साहब, फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स के, और तरुण सत्संगी हैं tarunsatsang.com के। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ, क्योंकि इस बार धान और गेहूं की रिकॉर्ड सरकारी खरीद हुई है और एमएसपी पर धान गेहूं की अब तक की सबसे ज्यादा खरीद हुई है। यह खबर इसलिए भी अहम हो जाती है कि किसान आंदोलन के बीच एमएसपी पर इस बार धान और गेहूं की सबसे ज्यादा खरीद हुई है। मतलब साफ है कि जो डर किसानों के मन में लगातार था नए कृषि कानूनों को लेकर कि एमएसपी का सिस्टम खत्म हो जाएगा, सरकार ने बड़ा एक स्ट्रांग मैसेज दिया है किसानों को कि खरीद बंद नहीं होगी बल्कि ज्यादा खरीद हो गई इस बार। तो सिराज जी, मैं आपसे, मेरा पहला सवाल सर आपसे यही होगा कि क्या सरकार किसानों को ये मैसेज देने में कामयाब हो पाई है कि जो एमएसपी खत्म होने का एक डर था किसानों के मन में, जिसको लेकर लंबा आंदोलन चल रहा है, तो क्या सरकार ये मैसेज देने में कामयाब हो पाई है क्या इस खरीद के जरिए, रिकॉर्ड खरीद के जरिए? जी देखिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अब उन राज्यों की खरीद हो रही है पिछले सालों में नहीं हुई थी। जैसे उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद काफी अच्छी हुई है पिछले मुकाबले में। मध्य प्रदेश भी गेहूं की खरीद बहुत ज्यादा हो रही है। तो एक तरीके से ये अच्छी खबर है कि किसानों को मिल रहा है गेहूं का और धान का। लेकिन इससे कुछ बहुत ज्यादा खुश होने की बात इसमें नहीं है कि जब 2 फसलों का मिलेगा किसानों को और बाकी का नहीं मिलेगा, कि किसान फिर उन्हीं फसलों को उगाएंगे और उस वजह से बहुत हमारे क्रॉपिंग पैटर्न में समस्याएं हो रही। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है सर। मेरा अगला सवाल इनफैक्ट यही होने वाला था कि गेहूं और धान की खरीद तो पहले भी ठीक ठाक होती थी, गेहूं की खास करके पंजाब में सबसे ज़्यादा, लेकिन बाद में जो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं उनका ये मानना था कि अगर सिर्फ गेहूं और धान की ज़्यादा खरीद होगी तो किसान खेती भी इन्हीं 2 फसलों की ज़्यादा करेंगे, तो जो बाकी हमारी ज़रूरत है वो कैसे पूरी होगी, जैसे तिलहन की, दलहन की, वहाँ पर फोकस बढ़ाया जाना चाहिए और बाकी फसलों की भी खरीद बढ़नी चाहिए। तो मैं लेकिन आपसे जानना चाहता हूँ सर, चूँकि आप एफसीआई में भी रहे हैं, आप जरा बताएं कि इस तरह से जो रिकॉर्ड खरीद हो रही है, क्या इसको रखरखाव का, रखने का पर्याप्त बंदोबस्त हमारे पास है, या ये फिर बर्बाद होगा, खुले में सड़ जाएगा और टैक्स पेयर का पैसा यहाँ पर डूबेगा, बर्बाद होगा? इस पर सर क्या ग्राउंड रियलिटी है? नहीं, खराब नहीं होगा। सरकार ने एक बहुत अच्छा फैसला ये किया है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उनको 5 किलो अनाज एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो इसलिए होने की गुंजाइश नहीं, क्योंकि ऑफटेक जो नॉर्मल ऑफटेक है उसके मुकाबले में ज्यादा होगा। कि क्वेश्चन ये होता है कि अगर साल इसी तरीके से जितनी हमारी जरूरत है पीडीएस की बहुत ज्यादा होती रहेगी, तो जाहिर है कि ये क्रॉपिंग पैटर्न को अफेक्ट करेगा। और तो बहुत, मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी चीज एक तरीके से ये है। ठीक बात है, ठीक बात आप कह रहे हैं। तो सर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, जो प्रोक्योरमेंट का तरीका है सरकार का, वो होना क्या चाहिए? क्योंकि करीब मेरे ख्याल से 22-23 फसलों की एमएसपी तय होती है, लेकिन बहुत कम फसलों की एमएसपी पर खरीद हो पाती है। तो इस पर सर आपका क्या व्यू है? ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल है, लेकिन अगर हम आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो कि बाकी फसल की प्रॉफिटेबिलिटी भी गेहूं और धान को मैच करनी चाहिए। अभी ये होता है कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम है और उसकी वजह यह है कि उनके बाजार में किसानों को कम मिलते हैं एमएसपी से। तो
व्यवस्था इस तरह की होनी चाहिए कि फसलों की प्रॉफिटेबिलिटी भी गेन, दाम और गन्ने को मैच करे, तो फिर के फसलों की तरफ जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सिराज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर डिटेल में बातचीत करने के लिए कि ये जो खरीद हुई है इसके मायने हैं क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आज शाम के कारोबार में आपके लिए किस तरह से ट्रेड के मौके बन सकते हैं। शुरुआत गोल्ड से करते हैं। करीब 90 रुपए की तेजी है, 47,100 रुपए के स्तर पर है एमसीएक्स पर गोल्ड। तो तरुण जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि क्या गोल्ड में आज शाम के कारोबार के लिए बाइंग करना ठीक रहेगा? अभी अगर देखा लास्ट वीक के सेल ऑफ के बाद में स्टेबिलिटी थोड़ा प्राइसेस के अंदर जरूर आया है। कॉमेक्स के अंदर हमने देखा है कि 1770 से 1790 के बीच का प्राइस बैंड बना हुआ है। एमसीएक्स में भी देखिए नीचे 750 ऊपर 47,250 का प्राइस बैंड बना हुआ है। जब तक कि 1790 कॉमेक्स में और 47,250 एमसीएक्स में ब्रेक नहीं होगा सस्टेन प्राइस के लिए जो जिग जाएगा वो कंटिन्यू करेगा। बट अभी भी मेजर ट्रेंड अप है फॉर कपल ऑफ डेज टू बी। तो हम लोग इसमें शॉर्ट जाना प्रेफर करेंगे अराउंड 47,200। स्टॉप-लॉस रहेगा 47,300 के अबव। पॉसिबिलिटी है इन साइडवेज मार्केट वो फिर से नीचे की तरफ 46,600 से 46,700 प्राइस देखने को मिलेगा। ओके, ठीक है। भाविक पटेल जी, अब मैं आपसे भी यही पूछना चाहता हूं कि आपकी राय आज इवनिंग ट्रेड के लिए गोल्ड के ऊपर क्या है? देखिए मेरे जी, अगर गोल्ड हम देखें 2 दिन में तो 47,200 और 46,900 के बीच में ही साइडवेज ट्रेड कर रहा है। आज के दिन भी अगर देखें तो बहुत फ्लैट ही चल रहा है कि जहां पे अगर 47,150 के करीब सेलिंग प्रेशर आता है और नीचे 46,900 के करीब बाइंग प्रेशर आता है। तो अभी आई थिंक कि मैं साइडवेज ही हूँ क्योंकि कोई क्लियर ट्रेंड आ नहीं रहा। बट हाँ, कि अगर 47,150 के ऊपर अगर जाता है तो वहाँ पे आई थिंक थोड़े बायर्स जो है वो थोड़ा एक्टिव हो जाएंगे। तो 47,150 के ऊपर बाय कर सकते हैं 47,350 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 47,050 का। ठीक है, ओके। तो ये रहा है गोल्ड के ऊपर है। चांदी पर तरुण जी क्या व्यू है आपका? इस वक्त चांदी में अगर हम देखें तो मार्केट प्राइस करीब करीब 250 रुपए ऊपर है। चांदी 68,700 रुपए के ऊपर है। अगर बहुत कंजर्वेटिव टारगेट भी लिया जाए तो क्या 69,000 के टारगेट के लिए अभी इस लेवल पे बाइंग करना ठीक है क्या, बिल्कुल इंट्राडे में चांदी में? तरुण जी अभी अगर जुलाई फ्यूचर की बात कर रहे हैं 68,100 के ऊपर जब तक प्राइस सस्टेन नहीं करेंगे इसमें वैल्यू नहीं आएगा। और मुझे ऐसा लगता है बड़ी मार्केट है इसलिए से नंबर्स आने हैं और वो पॉजिटिव हो सकता है। शेयर इंडेक्स में स्ट्रेंथ देखने को मिले, थोड़ा सा इनर रेंज करेक्शन देखने को मिले सिल्वर के अंदर। लाइक गोल्ड इसके लिए मेरे को लगता है कि 500 से 600 रुपये का वीडियो करेक्शन हो सकता है। ये सही करना पड़ेगा। तरुण जी, लगता है आपकी आवाज़ ठीक तरीके से नहीं आ रही है। हम दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है राधा गुप्ता का। पूछिए राधा जी। हाँ, दीपावली तक कहाँ तक जा सकता है? क्या सवाल है आपका? किस कमोडिटी पे? सोना चांदी, गोल्ड सिल्वर सर। अच्छा, गोल्ड और सिल्वर दीपावली तक कहां तक भाव जा सकता है? ठीक है, बताइए भाविक जी। देखिए गोल्ड में थोड़ा बहुत सेंटिमेंट शिफ्ट हुआ है क्योंकि ये जो यूएस फेड ने बताया कि 2023 में वो लोग 2 बार रेट हाइक करेंगे, पर उन लोगों ने वो भी बोला है कि इन्फ्लेशन जो है वो ट्रांजिट नहीं रहेगा, वो थोड़ा और लंबा खींचेगा। तो उसकी वजह से एक थोड़ा पॉजिटिव भी आउटलुक हुआ है कि जब भी वो लोग इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे तो ज़्यादा रूम नहीं रहेगा। तो उसके लिए भी मेरा टारगेट जो था वो थोड़ा मैं कंजर्वेटिव कर रहा हूँ। गोल्ड में पहला मुझे लग रहा था कि एटलीस्ट दीपावली तक 52,000 आ सकता है, पर अभी आई थिंक मुझे लग रहा है कि 49,500 तक ही मुझे गोल्ड दीपावली तक लग रहा है। और चांदी की बात करें तो चांदी में भी थोड़ा बहुत मैं कंजर्वेटिव हूँ और आई थिंक 72,000 से 74,000 के बीच में दीपावली तक हम शायद अपसाइड दिख सकते हैं। ठीक है, मनोज हैं अगला सवाल। मनोज का है, देहरादून से है। पूछिए मनोज जी।
औरंगाबाद से हैं मनोज जी, पूछिए मनोज जी। अच्छा, लगता है आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जो हमारी टीम की बात हुई वो चने के ऊपर पूछना चाह रहे थे। बताइए भाविक जी, चने में अब क्या होने वाला है? मार्केट थोड़ा सा ऊपर आता है, फिर बिकवाली आ जाती है, हो क्या रहा है? फंडामेंटली काउंटर आपको कैसा दिख रहा है अभी? देखिए फंडामेंटली काउंटर अभी भी मुझे थोड़ा बहुत वीक ही लग रहा है, क्योंकि अगर डेली पे पैटर्न देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम ही बन रहे हैं। और ये जो 2-3 दिन की थोड़ी तेज़ी आई है वो ये न्यूज़ पे आई है कि अभी जो सरकार है वो थोड़ा चना खरीदने वाली है। बट ओवरऑल ये सिनेरियो चेंज नहीं होता कि अगर अब सप्लाई और डिमांड की बात करें तो सप्लाई अभी भी ज़्यादा है। तो उसकी वजह से ही कहीं न कहीं अगर हम देखें तो 5300 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रही है। जहाँ पे भी 50 टू 5300 आता है तो सेलिंग प्रेशर आ जाता है। तो मुझे लग रहा है कि 5200 के करीब अगर आता है तो वहाँ से बिकवाली कर सकते हैं 5350 के स्टॉप लॉस से। टारगेट रख सकते हैं 5050 से 5000 का। ठीक है, बलराज हैं हमारे साथ खंडवा से, पूछिए बलराज जी। वो चने पे पूछना था सवाल। जी जी, पूछिए पूछिए। टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए प्लीज। लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। चलिए चलिए, अगला सवाल है स्वप्निल का, पूछिए स्वप्निल। हेलो हेलो। जी पूछें। सर मेरे पास टूअर है। सुन रहा हूं स्वप्निल, पूछिए। अच्छा, तुअर है फिजिकल में। बताइए तुअर का प्राइस क्या होने वाला है अभी? भाविक जी, तुअर पे क्या आउटलुक है आपका? जी माफ़ कीजिए, क्योंकि टूअर ट्रेडेबल नहीं है चार्ट में, तो मैं फंडामेंटल ज़्यादा नहीं जानता, तो मैं नहीं बता सकता उसका। हाँ, ठीक बात है। चलिए, मैं फिजिकल के एक्सपर्ट से आपके बारे में पूछूंगा और तब आपको राय दी जाएगी। इस बीच प्रिया हमारे साथ जुड़ी हैं, पूछिए प्रिया। सर, चना और सोयाबीन में अभी क्या करना चाहिए? चना और सोयाबीन में अभी क्या करना चाहिए? तरुण जी बताएं, चने में और सोयाबीन में इस वक्त किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे, क्या करना चाहिए? देखिए सोयाबीन या एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हमारा स्टांस ये है कि अभी ग्रेजुअल डिक्लाइन फेज कंटिन्यू रहेगा इस ईयर के लिए। इवन लास्ट 1.5 मंथ्स के अंदर हमने काफी उम्दा करेक्शन आते हुए देखे हैं। सोयाबीन में मुझे ऐसा लगता है यहाँ से अगर बात करते हैं शॉर्ट टर्म की, लाइक नेक्स्ट फोर्टनाइट की, तो हो सकता है 3 से 4% का करेक्शन फिर से देखने को मिले। मॉनसून काफी अच्छा ऑनसेट हुआ है। अगर जुलाई का रेनफॉल अच्छा होता है तो काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि वी गोना हैव बम्पर क्रॉप ऑफ सोयाबीन। एंड अगर ऐसा होता तो काफी रिस्पाइट मिलेगा कंज्यूमर को, क्योंकि लास्ट ईयर हमने काफी हिस्टोरिक हाइज आते हुए देखे थे इस काउंटर। अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का सदलपुर से, पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर मैंने कॉपर के जुलाई के 3 लॉट बेस सेल नमस्कार, करे पूछिए। 699.75 में, 699 रुपये 75 पैसे में। क्या करना चाहिए सर? अच्छा, 6, बताइए भाभी जी, 699 रुपये 75 पैसे में 3 लॉट कॉपर इन्होंने बेचा है। क्या अभी सेल में बने रहना ठीक है इनके लिए? देखिए मुझे भी लग रहा है कि एटलीस्ट सेल में बने रहिए जब तक 703 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है, क्योंकि 16 जून और 18 जून को भी हमने देखा तो वही 702 703 का लेवल थे कि जहां से सेलिंग प्रेशर आया था। और अभी भी ये जो रिकवरी 2 दिन में हमने देखने को मिली है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 703 एक हर्डल रहेगा। अगर 703 ब्रेकआउट होता है तो मैं बोलूँगा कि उनकी पोजीशन वो निकाल लीजिए और इनफैक्ट लॉन्ग पोजीशन में चले जाए। पर जब तक 703 ब्रेक नहीं होता तब तक 703 के स्टॉप लॉस से आपकी शॉर्ट पोजीशन होल्ड कीजिए। वापस 695 से 694 के करीब आता है तो आपकी पोजीशन कवर कर लीजिए। ठीक है। अगला सवाल है बिहारी लाल यादव का, यूपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए बिहारी लाल जी। नमस्ते सर। नमस्कार, हेलो। पूछिए। नेत्र
बाई करना सुन रहा हूँ, पूछें सर। नेचुरल। नेचुरल गैस, ओके। बताइए तरुण जी, नेचुरल गैस में क्या अभी बाइंग का मौका है, करना चाहिए? कि देखिए अप्रैल मंथ में काफी अच्छा बाइंग का मौका था, उस समय 175 180 के प्राइस। अभी हम देख रहे हैं लास्ट 1.5 ईयर के अंदर 240 के आसपास ये टॉप आउट होता है, जो लास्ट 2 वीक से इसके आसपास सस्टेन कर रहा है। डिमांड साइड में काफी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, इनफैक्ट डिमांड सीजनली कम होती है आने वाले अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच में। इस टेन्योर में ऐसा लगता है कि प्राइस में सॉफ्टनेस आएगा, तो अगर इनको बाय साइड में जाना है तो आप वेट कीजिए। अक्टूबर के आसपास लोज मिलेंगे, वहां पे बाय करेंगे तो शायद अच्छे रिटर्न तो मिलेंगे। ठीक है, अगला सवाल है सुशील का, राजस्थान से हैं हमारे साथ। पूछिए सुशील जी। हाँ जी सर, नमस्कार। काफी टाइम से आपसे बात हो रही है, फोन ही नहीं लगता सर आपका। सर ये बताइए, सरसों। अरे आज लग गया सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर, ये सरसों क्या वापस 6-2 होगी? और क्या ग्वार में साल भर हो गए तेजी नहीं आ रही, इसी भाव पे पड़ा है, क्या चक्कर है? बताइए भाविक जी, सरसों और ग्वार, इन दो कमोडिटी पर क्या ताजा नया आउटलुक है आपका? देखिए, मुझे दोनों में अभी भी थोड़ी बहुत वीकनेस देखने को मिल रही है। जैसे हमने देखा कि अभी अगर ऑनसोट ऑफ जो मानसून आ रहा है वो भी एटलीस्ट नॉर्मल से अच्छा ही लग रहा है, तो उसके बीच भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आउटपुट ज़्यादा ही बढ़ेगा और वही प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो उसकी वजह से ही प्राइसेस अगर देखें गुआर का, तो वो 4300 से करीब 4000 आ गया है। और जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न है, तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 3900 से 3850 तक आ सकता है। तो अभी भी एटलीस्ट 2-3 दिन लग रहा है कि दोनों में प्रेशर, सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। उमेश हैं, अगला सवाल उमेश का है, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। बताइए उमेश जी। हाँ, मैंने नेचुरल गैस को सेल किया हुआ है, तो अभी क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए? किस भाव पर बेचा है सर आपने नेचुरल गैस? 227। 227, अभी मार्केट प्राइस है 244। अच्छा, बताइए तरुण जी, क्या करना चाहिए इनको? सबसे पहले तो इनको ये सलाह रहती है कि अपना स्टॉप लॉस रीडिफाइन होना चाहिए रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। 227 पे इन्होंने शॉर्ट किया, 244 का प्राइस आ रहा है। इतना बड़ा आई थिंक परसेंटेज टर्म्स में रिस्क एक कमोडिटी के अंदर लेना नहीं चाहिए, स्पेशली इन द फ्यूचर। अब रही बात इनकी पोजीशन में, इनको क्या करना चाहिए? 245.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर इसके ऊपर प्राइस जाएंगे तो हो सकता है स्पाइक के चलते 250 255 देखने को मिले। अगर नहीं जाता है तो हो सकता है कि यहाँ से करेक्शन ले एंड 1 सेकंड 230 के आसपास प्राइस मिल जाएंगे, वहां पर ये एग्जिट कर। ओके, आकाश हैं हमारे साथ परभनी से। पूछिए आकाश जी। सर जी, ये सोया तेल का रेट कम होगा या बढ़ेगा अभी आगे चलकर? बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। सोया तेल के रेट कम ज़्यादा हो रहे हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। आज तो थोड़े कम हुए हैं वायदा में, और 1260 के आसपास है भाव। हालांकि अगर आप ऑल टाइम हाई से देखें तो करीब 150 रुपये नीचे है। बताइए तरुण जी, क्या लगता है अब यहाँ से सोया तेल की चाल? हमने देखा है एडिबल ऑयल के अंदर काफी अच्छा करेक्शन आया है। इवन सीपीओ जो कि 1250 1270 का हाई मारा था, वहां से 950 का लो भी मारा, एंड अभी भी 1000 के आसपास चल रहा है। ये ट्रेंड ऑयल का वीक रहेगा, एंड आई थिंक सेल ऑन राइस का स्ट्रेटेजी रहना चाहिए फॉर मोस्ट ऑफ दिस ईयर। रही बात की क्या लगता है शॉर्ट में, मुझे ऐसा लगता है कि फर्दर 5 से 7% का करेक्शन इस काउंटर में आएगा। ठीक है, हिमांशु हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। बताइए हिमांशु जी। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी सदलपुर से कोई फोन था और उन्होंने कॉपर के बारे में पोजीशन जानी थी, मुझे भी कॉपर के बारे में जानना है, लेकिन इन्होंने ये बताया था कि 703 से ऊपर निकले तो स्टॉप लॉस लगा ले। अभी तो 718 के आसपास तो फॉल फुल ही चल रहा है। नहीं, उसमें मतलब इनका कहना था कि अगर मतलब उनका जो लेवल था ट्रेडिंग का, उसके लेवल के मुताबिक बताया गया था। फिर भी तरुण जी आप इसको और क्लियरिफाई करें।
ये आई थिंक कुछ इश्यू रहा होगा, मेरे सहयोगी ने जो बताया उसमें हो सकता है कुछ इनके सुनने में इश्यू रहा हो शायद। रही बात कॉपर की, काफी अच्छी रिकवरी आई है। कोई अगर कमोडिटी 7 से 8% एक हफ्ते में टूटता है तो रिकवरी भी नॉर्मली इसी तरीके से स्टीपर होती है। आई थिंक लास्ट वीक के हैंगओवर के बाद में ऐसा शायद लग रहा था कि बहुत अच्छा करेक्शन इस वीक में देखने को मिलेगा, जो कि नहीं हुआ। अभी ऐसा लगता है कॉपर के अंदर 722 काफी अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर 4 आवरली चार्ट के अंदर प्राइस चलना चालू करेंगे तो उस केस में 730 735 तक मैक्सिमम प्राइस आ सकते हैं। अभी भी मल्टी वीक ट्रेंड वीक है। मुझे ऐसा लगता है वंस ये जो डेड कैट बाउंस ओवर होगा, वंस अगेन इस काउंटर में करेक्शन आएगा, 690 685 तक प्राइस देखने को मिल सकते हैं अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर। ठीक है, अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। भाविक जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। जी, कॉपर जून कॉन्ट्रैक्ट है वो मैं सेल की रिकमेंड करूंगा 722 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रहेगा 710 का। आपकी कॉल तरुण जी। लास्ट वीक भी मैंने क्रूड में बाय दिया था 5200 पे। अभी भी क्रूड में बाय रहेगा 5400 पे 5350 के स्टॉप लॉस के साथ। 5550 ये काउंटर 1 से 2 दिन तक आएगा। ओके, आपकी आखिरी कॉल भाविक जी। जी, नेचुरल गैस जून कॉन्ट्रैक्ट है वो मैं बाय के रिकमेंड करूंगा 241 के करीब, 247 के टारगेट के लिए, और 237 का स्टॉप लॉस। चलिए, बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका, तरुण जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।